टू एवरीवन। रजनीश वर्सेस नेहा, ये जो केस है वो सिविल प्रोसीजर कोड मेंटेनेंस से रिगार्डिंग सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपीसी में एक कंप्लीट गाइडलाइंस इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फ्रेम किया था। बेसिकली इस केस पे बहुत कुछ इस केस में लेट डाउन किए गए थे जिसे अभी फॉलो किया जाना चाहिए, बट अभी भी कोर्ट्स इसे फॉलो नहीं करती हैं। अभी लेटेस्ट भी एक जजमेंट आई थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपर एक तरीके से फिर से अगेन इसको बोला था कि रजनीश वर्सेस नेहा की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जा रहा है, क्योंकि मेंटेनेंस से रिगार्डिंग इसमें सारे एक लिस्ट बताए गए थे कि कैसे कैसे आप मेंटेनेंस से रिगार्डिंग आप अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकते हैं। अलॉन्ग विथ रजनीश वर्सेस नेहा में एक कंप्लीट प्रोसीजर बताया गया था कि पार्टी के ऊपर एक लाइबिलिटी बनाई गई थी, बोथ पार्टीज इवन हस्बैंड एंड वाइफ के ऊपर, कि आप अपने एफिडेविट को सबमिट करें जिसमें कि आप डिस्क्लोज करेंगे अपनी प्रॉपर्टी एंड लाइबिलिटीज से रिगार्डिंग। तभी कोर्ट डिसाइड करती है कि मेंटेनेंस की अमाउंट कितनी होनी चाहिए। रजनीश वर्सेस नेहा में कोर्ट ने ये फर्स्ट गाइडलाइन दिया था कि द एफिडेविट ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज जो आपको अटैच करना पड़ेगा, जो बोथ पार्टी पे एप्लीकेबल होगी इन अ मेंटेनेंस प्रोसीडिंग। और अलॉन्ग विथ कोर्ट ने ये भी बोला था उसमें कि इंक्लूडिंग पेंडिंग किसी भी कोर्ट में अगर आपकी मेंटेनेंस से रिगार्डिंग कहीं भी, क्योंकि आपको ही पता है कि एक आप फैमिली कोर्ट में फ़ाइल कर सकते हैं या अगर आप मजिस्ट्रेट के पास अगर ये फाइल करते हैं सेक्शन 125 में, तो यहाँ भी किसी भी कोर्ट में अगर आप फाइल कर रहे हैं प्रोसीडिंग्स, तो उसमें आपको अपनी एफिडेविट डिस्क्लोजर ऑफ बेसिकली आपको अपनी प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि आपकी प्रॉपर्टी कितनी है और अपनी लाइबिलिटी भी बोथ पार्टीज़ को। अलॉन्ग विथ कोर्ट ने ये भी बताया था कि अगर जो एपिलेंट है, ऑब्वियस सी बात है इसमें वाइफ एपिलेंट होंगी क्योंकि वो मेंटेनेंस क्लेम कर रही हैं, तो जब वो अपना मेंटेनेंस क्लेम करती हैं तो वो अपनी भी एफिडेविट उसमें एफिडेविट एनेक्स्ड करेंगी अलॉन्ग विथ प्रॉपर्टी। जो भी अगर वाइफ के पास भी अगर कुछ प्रॉपर्टी है, अगर उनके भी इनकम्स के सोर्स है, तो उसे भी डिस्क्लोज करेंगी। इसके बाद सबमिट करने के बाद जो हस्बैंड जो कि रिस्पोंडेंट बन जाते हैं, ऑब्वियस सी बात है, तो रिस्पोंडेंट को इसका रिप्लाई देना पड़ेगा विद इन द पीरियड। उसमें कोर्ट ने पीरियड भी बता दिया, विद इन द पीरियड उसमें कोर्ट ने ये बताया कि जो मैक्सिमम पीरियड होगा वो 4 वीक्स का होगा। बट अगर 4 वीक्स के पीरियड को कोर्ट भी जो एफिडेविट अगर रिप्लाई फाइल नहीं किया गया हस्बैंड के द्वारा, तो उसे कोर्ट 2 एडजर्नमेंट भी ग्रांट कर सकती है कि हाँ आपको 2 बार एडजर्नमेंट आप सीख कर सकते हैं। इसके बाद कोर्ट क्या करेगी, उसके बाद आपके रिस्पोंडेंट की जो डिफेंस है उसको स्ट्राइक ऑफ कर सकती है। बट अगर कोर्ट को लगता है तो कोर्ट इसको केवल 2 एडजर्नमेंट दे सकती है, बट विद इन 4 वीक्स में आपको रिप्लाई सबमिट करना पड़ेगा, अपनी भी प्रॉपर्टी का डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। और अगर कोर्ट को लगता है कि ये कॉन्टिन्यूस डिले कर रहे हैं प्रोसीडिंग को, तो कोर्ट इनके डिफेंस को स्ट्राइक ऑफ कर सकती है हस्बैंड के। अलॉन्ग विथ कोर्ट ने यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक चीज़ बताया कि अगर कोई पार्टी है, जैसे कि आपको पता होगा सीपीसी में ऑर्डर 11 ऑफ सीपीसी में, इसमें हमारे पास एक ऑप्शन होता है बोथ पार्टीज़ के पास कि वो इंट्रोगेटरीज बोला जाता है कि आप कुछ क्वेश्चंस एक दूसरे से पूछ सकते हैं और कोर्ट की परमिशन से आप कुछ डॉक्यूमेंट्स और कुछ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स भी अपोजिट पार्टी से सीख कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी कोर्ट ने ये चीज़ का प्रोविज़न दिया कि आप ऑर्डर 21 को अवेल कर सकते हैं बोथ पार्टीज़ की। आप एक दूसरे की पार्टी से आप एफिडेविट मांग सकते हैं, डिस्क्लोजर ऑफ द एग्रीव पार्टी, एक दूसरे से आप डिस्क्लोजर मांग सकते हैं और कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और कुछ अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट्स की नीड है या कुछ रिलेवेंट कुछ चीज़ें हैं जो एक दूसरे से लेना है, तो उसके लिए आप ऑर्डर 11 ऑफ सीपीसी को भी इन्वोक कर सकते हैं, जो कि इंट्रोगेटरीज की बात करती है। आपको सीपीसी में पता होगा कि कैसे इसके प्रोसीजर होते हैं। बेसिकली आप इसमें फाइल कर सकते हैं कि अगर एक दूसरे के डॉक्यूमेंट्स की नीड है। और साथ में कोर्ट ने एक और बहुत अच्छी बात बोली यहाँ पे, जो अपने कोर्ट ने यहाँ पे पावर भी बताया कि कोर्ट जो एफिडेविट यहाँ पे सीक करती है ना, ऑन द फाइलिंग ऑफ द एफिडेविट द कोर्ट में इन्वोक द पावर ऑफ द ऑर्डर 10। इसमें कोर्ट अपनी ऑर्डर 10 की पावर को इन्वोक कर सकती है ऑन द फाइलिंग ऑफ द एफिडेविट अलॉन्ग विथ सेक्शन 165 ऑफ द एविडेंस एक्ट भी इसमें प्ले में आता है। अगर कोर्ट को लगता है तो वो सेक्शन 165 जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस लॉ का जो पावर देता है, इस पर मेरा डिटेल वीडियो है एक, आप देख सकते हैं।
मैं आपको बस एक पावर बता रही हूँ कि एफिडेविट से रिगार्डिंग कोर्ट अपने पावर को भी यहाँ पे इन्वोक कर सकती है अगर कोर्ट को लगता है कि कुछ और भी मांगा जा सकता है। तो कोर्ट ऑर्डर 10 एंड सेक्शन 165 की भी पावर को इन्वोक कर सकती है अगर कोर्ट को नेसेसरी लगता है तो। एक और चीज़ बात आ जाती है कि जब एक पार्टी दूसरे पार्टी के अगेंस्ट अपनी अपनी प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग जो डिस्क्लोजर करेंगे, एफिडेविट एक दूसरे को देंगे और डिस्क्लोजर सबमिट करते हैं कि उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है क्या, तो क्या ये उनकी वो अपने पर्सनल नॉलेज को नहीं दे रहे हैं यहाँ पे। तो आपको पता होगा कि सेक्शन 106 ऑफ द एविडेंस एक्ट, अगर किसी पार्टी के विद इन नॉलेज कोई नॉलेज है जो कि केस का फाउंडेशन है, तो आप सेक्शन 106 ऑफ द एविडेंस एक्ट को इन्वोक करते हैं। तो ये इस पे बेस है कि पार्टी एक दूसरे की जो प्रॉपर्टी ऑफ डिस्क्लोजर मांगती है ना, जिससे रिगार्डिंग हम एफिडेविट फाइल करते हैं, वो सेक्शन 106 ऑफ द एविडेंस एक्ट पे बेस्ड है। बहुत प्यारा जजमेंट है रजनीश वर्सेस नेहा, इसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ये तो हो गई यहाँ तक बात, मैंने आपको बता दिया कि ये कंपल्सरी कोर्ट ने किया था कि बोथ द पार्टीज़ को एफिडेविट फाइल करना पड़ेगा फॉर द डिस्क्लोजर ऑफ द एसेट्स एंड द लाइबिलिटीज़, हस्बैंड वाइफ दोनों को। और जो वाइफ है वो एपिलेंट होती हैं जब वो फाइल कर देती हैं अपने एप्लीकेशंस को, और साथ में अपने जो भी उनके जो भी वो कोर्ट से रेमेडी सीख करती हैं उसके बाद, तो रिस्पोंडेंट जो हस्बैंड होते हैं उन्हें विद इन 4 वीक्स में रिप्लाई देना पड़ता है। बट इसको वो कोर्ट से 2 एडजर्नमेंट सीख कर सकते हैं। बट अगर कोर्ट को लगता है कि जो हस्बैंड है वो जानबूझकर डिले कर रहे हैं प्रोसीडिंग को, तो कोर्ट जो होती है वो स्ट्राइक ऑफ कर देती है डिफेंस को। ये भी कोर्ट के पास पावर है। अलॉन्ग विथ मैंने आपको बताया कि अगर बोथ द पार्टीज़, अगर कोई भी पार्टीज चाहती है तो वो इंट्रोगेटरीज का जो प्रोविज़न है ऑर्डर 11 ऑफ द CPC, किस चीज़ के लिए, सीक द प्रोडक्शंस ऑफ द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द अपोजिट पार्टी। एक दूसरे से अपोजिट पार्टी से अगर उन्हें लगता है कि कुछ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को मांग सकते हैं तो ऑर्डर 11 ऑफ द CPC को अवेल कर सकते हैं। अलॉन्ग विथ आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि जो कोर्ट के पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर भी होती है कि कोर्ट को अगर लगता है तो कोर्ट एफिडेविट से रिगार्डिंग ऑन द फाइलिंग ऑफ द एफिडेविट द कोर्ट में इन्वोक द प्रोविजन ऑफ ऑर्डर 10 और सेक्शन 165 ऑफ द एविडेंस एक्ट, जो कोर्ट की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर होती है। अलॉन्ग विथ जो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो पार्टी एक दूसरे को अपने इनकम का डिस्क्लोजर देते हैं, वो जो सेक्शन 106 ऑफ द एविडेंस एक्ट पे बेस्ड है, जो कि बात करती है इस प्रोविज़न पे बेस्ड है। और यहाँ पे इसको ऐसे इंटरप्रेट किया जाएगा जो कोर्ट ने बताया, द इनकम ऑफ द वन पार्टी इज़ ऑफन नॉट विद इन द नॉलेज ऑफ द अनदर पार्टी। जो इनकम होता है एक दूसरे का पार्टी का, वो एक दूसरे के नॉलेज में नहीं होता है। बट कोर्ट जो है ना, यहाँ पे कौन से पावर को इन्वोक करती है, सेक्शन 106 ऑफ द एविडेंस एक्ट। आपको ये पता होगा कि जो केस का फाउंडेशन होता है अगर वो दूसरे पार्टी के नॉलेज में है तो वो वहाँ से उसको वो नॉलेज देना ही पड़ेगा। वो सेक्शन 106 का फाउंडेशन है एविडेंस एक्ट का। ये मैंने आपको बता दिया। प्लस कोर्ट ने यहाँ पे ये भी बताया कि अगर इफ़ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रोसीडिंग देयर इज़ अगर कोर्स को लगता है, मतलब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रोसीडिंग, अगर प्रोसीडिंग के ड्यूरेशन में देयर इज़ अ चेंज इन द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ एनी पार्टी, अगर किसी भी पार्टी के फाइनेंशियल स्टेटस में कुछ चेंज हो जाता है, और इफ़ एनी न्यू इन्फॉर्मेशन कम्स आउट इन द लाइट, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन कम्स आउट होता है ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग इन द लाइट ऑफ द सच प्रोसीडिंग, द पार्टी में सबमिट एन अमेंडेड सप्लीमेंट्री एफिडेविट। मैंने इस वर्ड पे इसलिए प्रेशर किया, आपको अगेन मैं बोलूँगी, सप्लीमेंट्री एफिडेविट का भी प्रोविज़न है। अगर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रोसीडिंग, जो प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई है, आपने ऑलरेडी एफिडेविट को फाइल कर दिया है, उस ड्यूरेशन में भी अगर बोथ द पार्टीज़, किसी भी पार्टीज़ के फाइनेंशियल स्टेटस में इम्प्रूव हो जाता है या कुछ भी चेंज हो जाता है, इम्प्रूव भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि कुछ कमी भी हो जाए उनके सोर्स ऑफ इनकम पे, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी अगर आता है उनके इनकम से रिगार्डिंग, तो जो पार्टीज़ होती है ना, वो अमेंडेड सप्लीमेंट्री एफिडेविट को भी वहाँ पे फाइल कर सकते हैं, और जो कोर्ट होता है उसे कंसीडर करते हैं। और उसे कब कंसीडर करेंगे, विच वुड बी कंसिडर्ड बाय द कोर्ट एट द टाइम ऑफ द फाइनल डिटर्मिनेशंस। जब कोर्ट फाइनली डिसाइड करेगी तो वो सप्लीमेंट्री एफिडेविट को कंसिडर करके ही मेंटेनेंस को डिसाइड करेगी।
अलॉन्ग विथ मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताया। फिर कोर्ट ने ये भी बात बताई कि द प्लीडिंग मेड इन द एप्लीकेशन फॉर द मेंटेनेंस एंड द रिप्लाईज फाइल्ड शुड बी, इसके जो रिप्लाई हैं और जो प्लीडिंग है वो कब तक फाइल्ड होने चाहिए। और इसके बारे में भी कोर्ट ने यही चीज़ बस बताई कि ये बोथ पार्टीज़ की रिस्पॉन्सिबल होती हैं, कि जो भी प्लीडिंग्स है ना बोथ पार्टीज़ की, ये बोथ पार्टीज़ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो फाइल करें बोथ पार्टीज़ की। और क्यों मैं इस पे बार बार आपको एक और चीज़, एक और प्रोविजंस पे यहाँ पे मैं बोलूँगी कि आप नोट डाउन कीजिएगा कि जो बोथ पार्टीज़ होती हैं उनको अपनी प्लीडिंग को सबमिट करना होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और इफ़ बोथ द पार्टीज़, किसी भी पार्टीज़ में से दोनों भी, चाहे हस्बैंड या वाइफ, दोनों में से किसी ने भी कोई स्टेटमेंट या मिस रिप्रेजेंटेशन किया है, तो कोर्ट क्या करती है, उनके अगेंस्ट एक दूसरी प्रोसीडिंग चला सकती है, कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट का, अंडर सेक्शन 340 ऑफ द CRPC। हाँ, सेक्शन 340 में ये प्रोसीडिंग चलती है। मैं इसलिए सारे सेक्शंस को बार बार बोल रही हूँ क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एक जजमेंट से। CPC कैसे काम कर रहा है, कैसे एविडेंस एक्ट, कैसे यहाँ पे CRPC का प्रोविजंस और भी आ जाएंगे। अगर किसी भी पार्टी ने ना मिस रिप्रेजेंटेशन किया है या कुछ फॉल्स स्टेटमेंट दिया है, तो कोर्ट उनके अगेंस्ट सेक्शन 340 ऑफ द CRPC में भी एक अनदर प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकती है। बाकी मैंने बताया कि कोर्ट इसमें एक और चीज़ कर सकती है कि प्रोफेशनल मैरिज काउंसलर को भी यहाँ पे कोर्ट ले सकती है कंसिडरेशंस में, अगर कोर्ट को लगता है तो। बाकी कोर्ट ने यहाँ पे ये बोला कि जो कंसर्न जो फैमिली कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और मजिस्ट्रेट कोर्ट है, उनको उनको ट्राई करना चाहिए कि जो ये इंटरिम जो मेंटेनेंस है और जो इंटरिम प्रोसीडिंग है वो एक रीजनड मैनर में हो और विद इन द पीरियड ऑफ 6 मंथ में एटलीस्ट इस जो इंटरिम मेंटेनेंस का है उसे डिस्पोज कर दें आफ्टर द एफिडेविट ऑफ डिस्क्लोजर हैज़ बिन फाइल्ड बाय द कोर्ट। जब वो कोर्ट जब कोर्ट के सामने डिस्क्लोजर ऑफ द एफिडेविट को सबमिट कर दिया जाता है तो विद इन 6 मंथ में ट्राई करना चाहिए कि वो इस मैटर को डिस्पोज करें। और एक और कोर्ट ने यहाँ पे बात बोली कि अगर कोई पार्टीज जो हैं, अगर वो ईडब्ल्यूएस आपको पता होगा, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस और बिलो पॉवर्टी लाइंस BPL से अगर बिलोंग करते हों, और या कोई एज अ कैजुअल लेबर है जो कि केवल एक दिहाड़ी मजदूर होता है, आपको पता होगा, तो उनके भी फाइलिंग के लिए भी कोर्ट एफिडेविट को कंसिडरेशन में लेगी, क्योंकि उनके लिए तो उनके पास कुछ है ही नहीं, तो वो क्या ही मेंटेनेंस देंगे। तो उनके लिए भी कोर्ट ने यहाँ पे एफिडेविट का प्रोविज़न बनाया है हुआ है कि आप चेक करें कि क्या वो EWS और BPL या कैजुअल लेबर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, यानी कम्युनिटी नहीं बोलूँगी, सेक्शन बोलूँगी। तो ये सारी चीज़ें कंसिडरेशन में ली जाती है। कोर्ट ने ये सारी चीज़ें एज अ गाइडलाइंस बोल दिया है, सारे कोर्ट्स को फॉलो करना चाहिए और इवन दी एडवोकेट्स। तो फर्स्ट जैसे ही वाइफ क्लेम करती है ना मेंटेनेंस से रिगार्डिंग, तो उसे भी अपना डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग एफिडेविट फाइल करना पड़ेगा। उसके बाद जो हस्बैंड होते हैं उन्हें विद इन 4 वीक्स, हस्बैंड को विद इन 4 वीक्स में उनको रिप्लाई देना होता है। अगर वो रिप्लाई नहीं दे पाते हैं तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा 2 एडजर्नमेंट ग्रांट कर दिए जाएंगे। बट कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये केवल एक डिलेइंग ऑफ द प्रोसीडिंग के लिए हस्बैंड कर रहे हैं, तो उनके डिफेंस को कोर्ट क्या कर सकती है, यहाँ पे स्ट्राइक ऑफ कर सकती है। अलॉन्ग विद अगर किसी भी पार्टीज़ ने अगर मिस रिप्रेजेंटेशन किया है या फॉल्स स्टेटमेंट दिया है, तो उनके अगेंस्ट सेक्शन 340 ऑफ द CRPC में कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट की प्रोसीडिंग चल सकती है। अलॉन्ग विद अगर बोथ पार्टीज़ में से किसी भी पार्टीज़ को लगता है कि कोई वो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स को सीक कर सकते हैं अपोजिट पार्टी से जो उनको नीड है, तो वो ऑर्डर 11 ऑफ द CPC में फाइल कर सकते हैं, जो कि इंट्रोगेटरीज का प्रोविज़न है। प्लस कोर्ट अगर चाहे तो ऑन द फाइलिंग ऑफ द एफिडेविट, जो कोर्ट है वो फाइलिंग ऑफ द एफिडेविट से रिगार्डिंग अपने पावर को इन्वोक कर सकती है, ऑर्डर 10 और सेक्शन 165 ऑफ द एविडेंस एक्ट। और जो पार्टी होती है, द इनकम ऑफ द वन पार्टी इज ऑफन नॉट विद इन द नॉलेज ऑफ द अनदर पार्टी। जो इनकम होती है एक पार्टी की वो दूसरे पार्टी के नॉलेज में नहीं होती है, इसलिए कोर्ट यहाँ पे सेक्शन 106 की पावर की को इन्वोक करती है एविडेंस एक्ट की। प्लस कोर्ट ने यहाँ पे एक और चीज़ बताया कि अगर ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग अगर किसी भी पार्टीज़ की फाइनेंशियल स्टेटस में चेंज हो जाता है, तो वो अमेंडेड सप्लीमेंट्री एफिडेविट भी फाइल कर सकते हैं कोर्ट के सामने, और कोर्ट जब फाइनल डिटर्मिनेशन करती है तो उनको कंसिडरेशन में लेगी। ये है रजनीश वर्सेस नेहा
2020 का जजमेंट है। 2 बेंच की जज थी, जो डिवीज़न बेंच थी यहाँ पे, इंदु मल्होत्रा एंड एक और नेम मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि लैंडमार्क जजमेंट है तो कभी कभार बेंच भी आपसे पूछ लिए जाएंगे एग्जामिनेशंस में। आई होप इस वीडियो के थ्रू मैंने कुछ वैल्यू ऐड किया हो। एंड इफ़ अगर चाहते हैं कि आप इस वीडियो से रिगार्डिंग में और भी कॉम्प्रिहेंसिव एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो मैं बना सकती हूं, क्योंकि इस वीडियो पे बहुत कुछ है। इस केस में कोर्ट ने बहुत तरीके की गाइडलाइंस कोर्ट ने बताई। ये तो मैंने बताया कि क्या क्या प्रोसीजर है, कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स फाइल करने हैं, बट कैसे कोर्ट डिटरमाइन करती है कि कितना क्वांटम ऑफ द मेंटेनेंस होना चाहिए, इससे रिगार्डिंग कहीं प्रोविज़न नहीं दे रखा है। तो इसको केस कैसे कोर्ट कैसे डिसाइड करती है, उस पर भी कोर्ट ने एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस दिया है। तो मैं ट्राई करूँगी, और अगर आपको लगता है कि हाँ आपको जानने में इंटरेस्टेड है तो आप मुझे बताइएगा। अगर एक भी कमेंट आता है ना कि हाँ मेरे को इस टॉपिक पे आप समझा दीजिए या कुछ मेरे को डिटेल्स में समझा दीजिए, तो मैं ज़रूर एक अनदर वीडियो क्रिएट करूँगी। मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरे वीडियो के थ्रू आप जो भी मैं यहाँ पे केस लॉज एक्सप्लेन करती हूँ, कोई प्रोविज़न, मैं चाहती हूँ कि मैं उसे कॉम्प्रिहेंसिव यहाँ पे डिस्कस करूँ। तो ये वीडियो को मैं जस्टिफाई नहीं कर पा रही हूँ कि बस मैंने कुछ ही प्रोविज़न्स बताए हैं, क्योंकि मैंने कॉम्प्रिहेंसिवली तो बताया ही नहीं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डिटेल वीडियो इस पर बनाना बनता है। बट मेरे को लगता है कि इतना लॉन्ग वीडियो कोई देखता नहीं है। बट मैं अपने क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ, मेरे को क्वांटिटी से ज़्यादा मुझे क्वालिटी पसंद है। तो इसलिए मैं नहीं देखती हूँ कि मेरी वीडियोस की कितना लंबा मेरा वीडियो बन रहा है, क्या बन रहा है। बस मैं ये देखती हूँ कि जो मैंने वीडियो क्रिएट किया है वो क्वालिटी होना चाहिए उसमें। तो मैं इसलिए मेरे वीडियोस कभी कभार बहुत छोटे हो जाते हैं, बहुत बड़े हो जाते हैं, बट मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ जो मैं कंटेंट देती हूँ। क्योंकि मैं आपसे एक बात बोलूँ ना, तो मैं चाहूँ क्या, मतलब मैं यहाँ पे दिखा सकती हूँ कि मैंने खुद ही इस जजमेंट को लिखा है बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में। बहुत मतलब मुझे जजमेंट्स लिखना बहुत पसंद है, क्योंकि मैं लिखती रहती हूँ, क्योंकि मेरा रिसर्च वर्क भी रहता है। तो मैंने खुद इसको 21 पेजेस का लिखा है, हैंड रिटन, क्योंकि मुझे इस वीडियो में मैंने बताया ही बहुत कम है, जितना मैंने लिखा है उससे ज़्यादा। बट मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि अगर कोई भी अगर इन सारी चीज़ों से गो थ्रू हो रहा है मेंटेनेंस की प्रोसीडिंग से, तो ये सारे आपके पास एक एक्स्ट्रा आपके पास पावर भी है। पावर क्यों? क्योंकि आपके पास ये भी है, बोथ द पार्टीज़ के पास पावर है कि वो कुछ प्रोडक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स के लिए इंट्रोगेटरीज फाइल कर सकते हैं। और मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी कि कैसे कोर्ट ने यहाँ पे मैंडेट कर दिया है कि हस्बैंड एंड वाइफ बोथ दी पार्टीज़ को अपनी प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग डिस्क्लोजर करना पड़ता है। बाकी मैं अनदर वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि मैं बता दूँ कि कैसे कोर्ट यहाँ पे डिटरमाइन करती है कि कितना मतलब मेंटेनेंस ग्रांट करना चाहिए और क्या क्या क्राइटेरिया होती हैं। बेसिकली इसमें क्राइटेरिया कोर्ट ने बताया है, क्योंकि हर केस हर किसी का फैमिली स्टेटस भी होता है, हर किसी की इनकम अलग होती है। तो एक कोर्ट कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं बता सकती है कि इतना ही मेंटेनेंस का अमाउंट होना चाहिए। इसलिए कोर्ट ने यहाँ पे एक क्राइटेरिया दिया है, जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कोर्ट ने कवर किया है। आई होप इस वीडियो के थ्रू अगेन मैं बोल रही हूँ कि कुछ वैल्यू मैंने ऐड किया हो। थैंक यू सो मच।